चलिए, आज के क्लास में हम लोग जे प्रक्रम में श्वसन स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोग पोषण कंप्लीट कर चुके थे। ये आपका जे प्रक्रम का 8वां क्लास है, हाँ ये ना, जिसमें हम लोग श्वसन को देखेंगे। तो आइए अब हम लोग इस क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम लोग पढ़े थे जे प्रक्रम में कि हमारे शरीर को, यानी कि अगर किसी भी शरीर को सुचारू रूप से चलाना है, अगर अच्छे से चलाना है या किसी भी जीव को जीवित रखना है, उसके लिए पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये 4 चीज बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इस चारों चीज में अगर एक को भी अगर हम हटा देंगे तो फिर जीवित कोई भी प्राणी जो है वो जीवित नहीं रह पाएगा। जिसमें हम लोग पोषण को समझिए, पोषण क्या होता है, हाँ ना, मानव में पोषण किस तरीके से होता है, अलग अलग जीवों में पोषण किस तरीके से होता है। आज का जो क्लास है वो श्वसन के ऊपर है। अब ये श्वसन क्या होता है, हाँ ना, श्वसन किस तरीके से हमारे लिए जरूरी है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्वसन। श्वसन में क्या है, वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव ऑक्सीजन ग्रहण करके ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक अणुओं का विघटन करते हैं और शरीर की गतिविधियों के लिए ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, श्वसन का मतलब हम केवल इतना समझते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं वही श्वसन है, नहीं। सांस लेना तो ब्रीथिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रीथिंग, हाँ ये ना, सांस लेना और छोड़ना जो है वो ब्रीथिंग कहलाता है। लेकिन श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। अब वो जटिल कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा। तो श्वसन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जीव जो है सबसे पहले ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रहण करता है। हम जो अपने शरीर में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं। सबसे पहला काम श्वसन में, सबसे पहला काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना। दूसरा, उस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज जैसा जटिल कार्बनिक अणु जो होता है हम लोग के शरीर में। अब आप बताइएगा, पाचन के दौरान एनर्जी के रूप में शरीर को क्या मिला, ग्लूकोज मिला। खाए थे कार्बोहाइड्रेट वाला पदार्थ है, लेकिन शरीर उसको क्या किया, तोड़ के ग्लूकोज बना दिया। पाचन में पढ़े थे ना, हाँ ये ना। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो करके शरीर में ग्लूकोज स्टोर हो गया। अब शरीर ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं लेता है, शरीर जो है वो ग्लूकोज को डायरेक्ट यूज नहीं कर पाता है। तो फिर कैसे करेगा, तो शरीर क्या करता है, वो जो ग्लूकोज है, जो जटिल कार्बनिक अणु है, बात समझ में आ रहा है क्या, उस ग्लूकोज को तोड़ता है। और तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो ग्लूकोज टूटेगा नहीं। तो जो शरीर में ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं शरीर में, हाँ ये ना। तो जो ऑक्सीजन लिए, वो ऑक्सीजन क्या करता है, उस ग्लूकोज को विघटित करता है। और शरीर की गतिविधियों के लिए, जो शरीर जो चलता फिरता है, दौड़ता है, सोचता है, बोलता है, देखता है, उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए होता है, वो ऊर्जा बनाता है। वो ऊर्जा किस रूप में बनाता है, एटीपी के रूप में। किसके रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है, यानी मुक्त करता है। और इसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं। तो श्वसन जो है ये पूरा का पूरा ये श्वसन कहलाता है। ये नहीं कि मानव द्वारा ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये श्वसन कहलाता नहीं। ये अगर लिखिएगा तो गलत होगा। वो कहलाता है ब्रीथिंग। क्या कहलाता है, ब्रीथिंग। बात समझ में आया क्या। तो श्वसन क्या है, तो बोलिएगा, श्वसन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और शरीर में मौजूद जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा उससे ग्रहण करता है, ऊर्जा उससे निकालता है या मुक्त करता है। ये प्रक्रिया ही श्वसन कहलाता है। यही प्रक्रिया रेस्पिरेशन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है क्या, तो ध्यान से एकदम सुनिएगा। पहला काम, शरीर ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर में मौजूद ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा प्राप्त करना, सीधी सी बात, कोई दिक्कत। क्या कहलाता है, श्वसन। अब ऊर्जा प्राप्त करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर से रिलीज होता है, निकलता है अवशिष्ट पदार्थ के रूप में। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से हम लोग छोड़ देते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या। चलिए, तो श्वसन में क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज किससे अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से, जो हम ऑक्सीजन शरीर में लेते हैं। और ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। जल तो शरीर में संचित रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ देते हैं और ऊर्जा से हम लोग शरीर का
उपयोग करते हैं, ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं चलने में, फिरने में, दौड़ने में, सोचने में, बोलने में, देखने में, खाने में, पीने, बहुत जगह उसका इस ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं शरीर में। हाँ ये ना। तो श्वसन के लिए ये समीकरण याद रखिएगा। तो बोलिए ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा ऊर्जा मुक्त करता है। यही समीकरण के रूप में दिया हुआ है। देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये समीकरण आप, ये सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछता है ग्लूकोज का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। हाँ ये ना, तो याद रखना है। तो ग्लूकोज जो है वो कितने ऑक्सीजन से क्या किया अभिक्रिया, O2 का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल, और ऊर्जा बनाया। ये ऊर्जा किस रूप में बनाएगा, ATP के रूप में। किसके रूप में बनाएगा, एटीपी के रूप में बनाएगा। ऊर्जा किसके रूप में बनाएगा, एटीपी के रूप में। तो शरीर जो ऊर्जा बनाता है लास्ट में, जिसका उपयोग शरीर करता है, कोशिका करता है, वो एटीपी के रूप में करता है। किसके रूप में करता है, एटीपी के रूप में। किसके रूप में, एटीपी के रूप में। इस सीधा सा बात समझिए ना, आपके पास 2000 नोट था, अब चॉकलेट बिस्कुट खाना है तो 2000 नोट से खा पाइएगा। अरे भाई 2000 बड़ा नोट हुआ तो उसको हम लोग छोटे छोटे चीजों में तोड़ देंगे, 10 टकिया में, 1 टकिया में, 5 टकिया में तोड़ देंगे। आए ना। तो जैसे ही अब 1 टकिया 5 टकिया यानी भंज गया हुआ, अब वो पैसा क्या हो गया, भंज गया। जब पैसा भंजा लिए हम लोग, तब आराम से चॉकलेट ले लो, पाव रोटी ले लो, बिस्कुट ले लो, कुरकुरे ले लो, खाओ आराम से। समझ में आया। उसी तरीके से शरीर में तो ग्लूकोज था, लेकिन ग्लूकोज से काम होने वाला नहीं है, ग्लूकोज को भंजाना पड़ेगा। हाँ ये ना। और भंजाने के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ये ऊर्जा मिला, और यही ऊर्जा जाकर के शरीर में क्या होने लगा, यूज होने लगा। समझ में आया क्या। तो यहाँ पर जिस तरीके से घर में मम्मी के पास जो पैसा है, मम्मी के पास बड़ा नोट रहता है, तो मम्मी भंजा के देती है आपको, कि पूरे नोट दे देती है, भंजा के देती है। बात समझ में आया क्या। उसी तरीके से यहाँ पर होता है। तो ये चीज समझ में आ गया क्या। हाँ ये ना। तो श्वसन की प्रक्रिया समझ में आ गया। ऑक्सीजन लेते हैं शरीर में, और ऑक्सीजन का फिर क्या होता है, ग्लूकोज के द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, ऊर्जा बनाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसको हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना। चलिए, श्वसन और श्वास ये दोनों में अंतर होता है। हाँ ये ना, श्वसन और श्वास में अंतर होता है। श्वसन तो प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, लेकिन श्वास क्या है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये सांस है। हाँ ये ना। तो बोलते हैं ना, अगर आदमी सांस लेना छोड़ दे, ये श्वास है, अगर आदमी सांस लेना छोड़ दे तो आदमी मर सकता है, मर जाता है। हाँ ये ना। क्योंकि सांस लेने में क्या होता है, ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये प्रक्रिया है श्वास लेना। हाँ लेकिन अगर श्वसन कहेंगे तो श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। हाँ ना, जिसमें ग्लूकोजों का विखंडन होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है एटीपी के रूप में। किसके रूप में, एटीपी के रूप में, ऊर्जा के रूप में। चलिए, ब्रीथिंग क्या है, यह केवल हवा को अंदर लेने और बाहर छोड़ने की एक भौतिक प्रक्रिया, एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जिससे हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन श्वसन क्या है, श्वसन जो है वो साथ क्या, यह श्वसन के साथ साथ कोशिकाओं के अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया है, जिससे ऊर्जा बनती है। यानी इससे ऊर्जा बनता है, लेकिन उससे ऊर्जा नहीं बनता, इसमें केवल ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और इससे क्या होता है, ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। तो ये जो श्वसन है, ये वर्ड को आप गंभीरता से लीजिएगा। हाँ ये ना, ये एक प्रक्रिया है। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए वही चीज समीकरण दिया हुआ है अलग अलग तरीके से, जैसे यहाँ पे लिख करके दिया है, उसी को यहाँ संक्षिप्त में दिया है, उसी तरीके से यहाँ बताया है। ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जल बनाया, और शरीर में ऊर्जा दिया। कोई दिक्कत है क्या। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे श्वसन प्रक्रिया और उसके प्रकार। हाँ ये ना, क्या हो गया, टकला भांग देंगे तेरी नानी के, भाग यहाँ से। हाँ जाओ, अरे उधर। चलो, फिर आगे की दे, इतना स्पीड बढ़ा के आया अब। तेरी नानी के, हाँ गया, रास्ता भूल गया था। नहीं, चलो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, श्वसन प्रक्रिया और प्रकार। हाँ ये ना, श्वसन प्रक्रिया और प्रकार। पहले तो हम लोग समझेंगे, ये जो श्वास जो लेने की जो प्रक्रिया है, ये दो तरह का होता है। श्वास लेने की जो प्रक्रिया होता है,
ये दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। पहला होता है अंतः श्वसन। कौन सा श्वसन? अंतः श्वसन। अंतः का मतलब हो गया अंदर, हाँ है ना। जब हम सांस को अंदर की ओर लेते हैं, कब लेते हैं? जब खींचते हैं, हाँ है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं अंतः श्वसन। क्या बोलते हैं? अंतः श्वसन। तो कह सकते हैं ऑक्सीजन का शरीर के अंदर लेना, ऑक्सीजन का शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है? अंतः श्वसन। क्या कहलाता है? अंतः श्वसन। ऑक्सीजन का शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है? अंतः श्वसन। तो देखो, बाहर में केवल ऑक्सीजन तो है नहीं, बाहर में वायु है, हवा है, उस हवा के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड का भी मात्रा है, यानी अलग अलग प्रकार की गैसों का मात्रा है ना। तो शरीर जो है वो वायु लेता है। क्या लेता है? वायु। क्या लेता है? वायु। और वायु जैसे ही शरीर लिया ना, तो फेफड़ा केवल ऑक्सीजन, उस वायु से ऑक्सीजन को लेकर के और बाद बाकी सब चीज को क्या करता है? भेज देता है। क्या करता है? भेज देता है। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो ध्यान दीजिएगा, श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का हो गया। प्रक्रिया जो होता है श्वसन की प्रक्रिया वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है अंतः श्वसन, ऑक्सीजन का लेना यानी वायु का लेना क्या कहलाता है? अंतः श्वसन। और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना क्या कहलाता है? निःश्वसन। क्या कहलाता है? निःश्वसन। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पे देखिए नी में लगा हुआ है एक्स। क्या लगा हुआ है? एक्स। एक्स किसको कहते हैं? जिसको छोड़ चुके होते हैं, और उसी को ना बोलते हैं ये एक्स गर्लफ्रेंड है, ये एक्स बॉयफ्रेंड है ना, यानी आप उसको छोड़ दिए हैं, उससे आपको मतलब नहीं है। तो उसी तरीके से हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन, इसको हम लोग कहते हैं निःश्वसन। तो शरीर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर छोड़ना, शरीर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर छोड़ना क्या कहलाता है? निःश्वसन। और शरीर के द्वारा ऑक्सीजन को यानी वायु को अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतः श्वसन। क्या कहलाता है? अंतः श्वसन कहलाता है। तो अंतः श्वसन में वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है और ऑक्सीजन मुक्त वायु फेफड़ों में जाती है। यानी इसके अंदर जो वायु के अंदर ऑक्सीजन होता है वो कहां तक जाता है? फेफड़ा तक जाता है। कहां तक जाता है? फेफड़ा तक जाता है। लेकिन निःश्वसन में क्या होता है? ये प्रोसेस उल्टा होता है। फेफड़ा से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकलता है। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बाहर निकलता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? पक्का ना? चलिए समझ में आया। ब्रीथिंग कितना प्रकार का हो गया? श्वास लेना कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक बार अंदर की ओर लिए तो अंतः श्वसन, और बाहर की ओर लिए तो निःश्वसन। अंदर की ओर लिए तो अंतः श्वसन, बाहर की ओर छोड़े तो निःश्वसन। वेरी गुड। अब देखो श्वसन का प्रकार, ये तो श्वसन की प्रक्रिया हुआ दो तरह से। अब श्वसन का प्रकार, श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला होता है वायवीय श्वसन, हाँ है ना। कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन। वायु श्वसन नाम में लगा हुआ है वायु। क्या नाम में लगा हुआ है? वायु। वायु बोले तो ऑक्सीजन, वायु बोले तो ऑक्सीजन। और दूसरा क्या है? अवायवीय श्वसन, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो देखिए अब जल्दी से बताइएगा, श्वसन कितना प्रकार का? दो प्रकार का। पहला कौन सा? वायवीय श्वसन। दूसरा कौन सा? अवायवीय श्वसन। और श्वसन की प्रक्रिया कितना प्रकार का? दो प्रकार का। श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो कितना प्रकार का? दो प्रकार का। पहला कौन सा? अंतः श्वसन। दूसरा कौन सा? अगर हम वायु को अंदर लिए तो कौन सा श्वसन? और वायु को अगर हम छोड़े तो कौन सा श्वसन? निःश्वसन। बात समझ में आया क्या? चलिए अब श्वसन के अगर प्रकार की बात करेंगे, दो प्रकार का। अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी काम हो रहा है तो उसको कहेंगे वायवीय श्वसन। क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। जहां ऑक्सीजन नहीं रहेगा वो उसे क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। कोई दिक्कत है क्या? अभी इसको समझेंगे डिटेल में, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन क्वेश्चन रहता है, वायवीय अवायवीय में अंतर दिया जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको तो अभी समझेंगे। ये तो छोटा टुटपुंजिया चीज है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब हम लोग एक एक करके वायवीय और अवायवीय को समझते हैं अच्छे से, एकदम शांति से, धैर्य से। पहला जो है वो है वायवीय श्वसन। श्वसन का जो पहला प्रकार कौन सा है? वायवीय श्वसन। बोलिए वायवीय श्वसन। बोलिए वायवीय श्वसन। इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए वायवीय श्वसन क्या होता है समझिएगा। वह श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखो अगर श्वसन हो रहा है तो वहां ग्लूकोज टूटेगा, सीधी सी बात है। जब तक ग्लूकोज टूटेगा नहीं तब तक आपको ऊर्जा मिलेगा नहीं, हाँ ये ना। ग्लूकोज अगर टूटेगा नहीं तो आपको ऑक्सीजन में क्या कहते हैं? ऊर्जा मिलेगा
नहीं, ऊर्जा किस रूप में? एटीपी के रूप में। तो क्या होता है वायु श्वसन में, जिसमें ग्लूकोज का विघटन होता है, इन ग्लूकोज टूटता है, विघटन का मतलब होता है टूटना। ग्लूकोज टूटता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। हाँ ये ना, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, हाँ ये ना, तो उसको हम लोग कहेंगे वायु श्वसन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वायु श्वसन। यानी वैसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से टूट जाता है, पूरा पूरी टूट जाता है ऊर्जा के रूप में। हाँ ये ना, ऐसे श्वसन को हम कहेंगे वायु श्वसन। क्या कहेंगे? वायु श्वसन। बात समझ में आया क्या? हाँ ये ना। चलिए, अब जब पूर्ण रूप से टूटेगा, किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण विघटन होता है, तो अधिक ऊर्जा इसमें मिलेगा। क्या मिलेगा? अधिक। जैसे अगर आप कोई छू जलावन लेके आए हैं, एकदम पूरा बढ़िया से सूखा हुआ लकड़ी है, सूखा हुआ पत्ता है, तो पूरा जलता है। हाँ ना, तो अवशेष कम बचता है। बचता है कि नहीं? अरे बाबू, अगर कोई भी चीज बढ़िया से जल जाएगा तो उसका वो पूर्ण रूप से ना दहन हो जाएगा, पूर्ण दहन होगा ना, उसका अवशेष क्या बचेगा? एकदम कम बचेगा। और कोई चीज लाए अब अधकच्चे है, पूरा पूरा अच्छे से क्या कहते हैं, पका नहीं है, पूरे अच्छे से मान लीजिए सूखा नहीं है, तो उस कंडीशन में वो अच्छे से जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। वो क्या रह जाएगा आपका? वो अच्छे से जलेगा नहीं, तो ढेरी राख, बहुत ज्यादा आपको क्या मिल जाएगा? अपशिष्ट पदार्थ वहां मिल जाएगा। एग्जाम्पल, एलपीजी गैस सब क्या होता है? पूर्ण दहन होता है, बढ़िया से एकदम अच्छे से जलता है। तनियों को कुछ बचता है? नहीं ना बचता है, पूरे जल के खत्म। एलपीजी गैस जो होता है या किरोसिन तेल जो होता है, सबको अगर जलाइएगा ना, तो इस सबका पूर्ण दहन होता है, पूरा बढ़िया से जल जाता है। इतना बढ़िया जलता है कि तनियों को कुछ नहीं बचता है। बचता है? एलपीजी में क्या होता है? मम्मी खाना बनाने के बाद एलपीजी गैस बिखर जाता है, खत्म, पूरा एकदम पूर्ण दहन हो गया। उसी तरीके से अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ श्वसन करेगा, तो उस कंडीशन में एक को रत्ती कुछ नहीं बचेगा, यानी पूरा का पूरा ऊर्जा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ऊर्जा में बदल जाएगा। तो ऐसे श्वसन को हम वायु श्वसन कहेंगे, और इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा बनेगा। देखो, एलपीजी गैस में ज्यादा हीट मिलता है कि पत्ता सब में? एलपीजी में, क्योंकि इसमें तनियों को अपशिष्ट पदार्थ, ये तनियों को कुछ नहीं बचता अवशेष, लेकिन पत्ता में, कोयला में बचता है ना। हाँ ना, तो याद रखिएगा, जिसमें पूर्ण दहन होता है उसमें ऊर्जा ज्यादा मिलता है, पूर्ण दहन नहीं हुआ तो ऊर्जा ज्यादा नहीं मिलेगा। समझ में आ गया क्या? तो वायु श्वसन में अधिक ऊर्जा मिलेगा कि कम ऊर्जा मिलेगा? अधिक मिलेगा। क्या मिलेगा? अधिक ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो वायु श्वसन का एग्जांपल अभी जो बताए थे आपको श्वसन में, वही एग्जांपल होगा। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्योंकि वायु श्वसन है तो वायु से अभिक्रिया करेगा ही, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा। हाँ ये ना। अच्छा, वायु श्वसन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो मनुष्य में देखने को मिलेगा, पशु में देखने को मिलेगा, अधिकांश पौधों में वायु श्वसन होता है। पेड़ पौधा जो होता है उसमें कैसा श्वसन होता है? वायु श्वसन होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब वायु श्वसन में अधिक ऊर्जा बनता है। हाँ ये ना, तो वैसे जानवर या जीव जिसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है उसमें वायु श्वसन होगा। तो हम लोग तो देखो दौड़ते भागते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, इधर उधर दिमाग चलाते रहते हैं। हाँ ये ना, खाना खाते समय मुंह चलाते रहते हैं, पिटाई करते समय हाथ पैर चलाते रहते हैं। तो कहने का मतलब शरीर हम लोग का एक्टिवेट रहता है, इधर उधर करते रहते हैं, तो जिस कारण से शरीर में ज्यादा ऊर्जा चाहिए होता है हम लोग को। इसीलिए मनुष्य में भी कैसा पाया जाता है? वायु श्वसन। कैसा श्वसन पाया जाता है? वायु श्वसन पाया जाता है, क्योंकि वायु श्वसन में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा चाहिए होता है और ऊर्जा ज्यादा मिलता है। हाँ ये ना, उस ऊर्जा का हम लोग यूज कर पाते हैं। तो वायु श्वसन यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, वायु श्वसन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, वायु श्वसन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो कोशिका का एगो अंश है, एगो भाग है, कोशिका का एगो पार्ट है। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे शरीर का एक अंग हाथ है ना, गोड़ है ना, आंख है ना, उसी तरीके से कोशिका, आप सुने ना कोशिका, तो कोशिका जो होता है उस कोशिका का एक अंग है जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा बना, ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज ऑक्सीजन से साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा जो बनाया, ये ऊर्जा कहाँ बना? माइटोकॉन्ड्रिया में बना। कहाँ बना? माइटोकॉन्ड्रिया में बना। बात समझ में आ रहा है क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। लेकिन कौन सा ऊर्जा बना? वायु श्वसन के कारण बनने वाला ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। अब चूंकि यहाँ ऊर्जा बना, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बना, इसीलिए इसको ऊर्जा का घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा का घर। इसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। हाँ ये ना, क्योंकि यहीं से सबको पावर जाता है, यानी ऊर्जा जाता है। ये बनाया, अब बना करके सबको दिया। हाँ ये ना,
कद्दू कटेगा सब में बटेगा, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनेगा, सब में बटेगा, हाँ ही ना। तो ऊर्जा घर किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो बोलिए कोशिका का एक अंग है, कोशिका का एक अंग है। कोशिका कहाँ पाया जाता है? शरीर में। कोई भी अगर जीवित है उसके अंदर कोशिका है। क्या है? हम, मेरा शरीर भी किससे बना हुआ है? कोशिका से। आपका शरीर भी किससे बना हुआ? कोशिका। और कोशिका के अंदर क्या है? जैसे घर, घर किसे बना है? गिट्टी छर्री बल्लू ये सब से बना है ना, उसी तरीके शरीर कोशिका से बना है। और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है, हाँ ये ना। लेकिन ये कैसा ऊर्जा बनाएगा? वायु श्वसन के कारण होने वाला जो ऊर्जा बनेगा वो यहाँ बनेगा, यानी अधिक मात्रा में ये ऊर्जा बनाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज समझ में आ गया क्या? तो वायु श्वसन किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधा में पाया जाएगा, अधिकांश पेड़ पौधा में। जीव जंतु में पाया जाएगा, जो चलता फिरता जीव जंतु है जितना भी है, कुत्ता बिलार घोड़ा बिल्ली बकरी बोतू, हाँ ना, बैल, हाँ, इस सब में क्या पाया जाएगा? वायु श्वसन। क्या पाया जाएगा? वायु श्वसन पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, पक्का ना? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ओ वायु श्वसन। अगला क्या है बाबू आपका? ओ वायु। नामे में है ओ वायु, यानी वायु इसमें नहीं है, वायु इसमें नहीं है फिर भी श्वसन हो रहा है। वायु नहीं है फिर भी क्या हो रहा है? श्वसन हो रहा है। तो वायु नहीं होने के कारण भी श्वसन होता है। तो यहां ध्यान देना, वह श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यहां भी ग्लूकोज टूटेगा। अरे भाई, जब तक ग्लूकोज टूटेगा नहीं तब तक ऑक्सीजन तब तक आपको ऊर्जा मिलेगा नहीं। ग्लूकोज तो आपको दोनों जगह टूटेगा, वायु भी श्वसन होगा फिर भी ग्लूकोज टूटेगा, ऊर्जा मिलेगा एटीपी के रूप में। और ओ वायु भी श्वसन है फिर भी ऊर्जा टूटेगा, सॉरी ग्लूकोज टूटेगा ऊर्जा मिलेगा। बस अंतर क्या रहेगा? वायु श्वसन में वायु की उपस्थिति में टूटेगा और ओ वायु श्वसन में वायु की अनुपस्थिति में टूटेगा। बात समझ में आ रहा है? टूटेगा तो जरूरी है, लेकिन अंतर होगा दोनों में। अब समझो क्या अंतर होगा। तो आप क्या कहिएगा? वैसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है क्या कहलाता है? ओ वायु श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओ वायु श्वसन कहलाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है। अब देखो, अगर ऑक्सीजन हम दिए तो बढ़िया से जलेगा। कैसे जलेगा? बढ़िया से जलेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलेगा। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन नहीं देंगे तो अच्छे से नहीं टूट पाएगा। इसीलिए इसमें है ना अपूर्ण विघटन होता है, यानी पूरा तरीके से ग्लूकोज नहीं टूट पाता है, इसलिए कम ऊर्जा प्राप्त होता है। कैसा ऊर्जा प्राप्त होता है? कम ऊर्जा प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, वायु श्वसन में अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, ओ वायु श्वसन में कम ऊर्जा प्राप्त होता है। वायु श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ओ वायु श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है क्या? वायु श्वसन में पूर्ण विघटन होता है, पूरा का पूरा टूटता है ग्लूकोज, लेकिन वायु श्वसन में पूर्ण विघटन नहीं होता है, ग्लूकोज पूरा पूरी नहीं टूटता, तनी मनी ग्लूकोज रहिए जाता है। समझ में आया? जैसे बच्चा को कुछ खाने दीजिएगा तो पूरा खा पाएगा, लेकिन बड़का तो पूरा एकदम सफा चाट एकदम चाट पोछ के खा के खत्म कर देगा, है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है क्या? देखना ना, बच्चा सब कुरकुरे सब देगा, पूरा नहीं खाएगा, एक दो का खा लेगा बस, उसके बाद उसका माए खाएगी, है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है? तुम लोग का माँ बना देगा, तुम लोग टेंशन हो जाएगा रे, दिक्कत हो जाएगा। तुम लोग माँ बनेगी तो भारी समस्या हो जाएगा। सब बच्चा लोगों को कौन चीज खिलाएगी? फुसला के तू ही लोग खा लेगी, है कि नहीं है? हाँ, चलो यहाँ ध्यान दो। तो ये चीज समझ में आ गया। वाई वो वाई, अब उतना देर तक खुशी का है, उतना देर तक खुश नहीं होना है, ठीक है? चलो, उसको देख करके वो खा जाएगी नेहा। नहीं रे, ऐसा नहीं करना, ठीक है? चलो लड़की सब भी कम तेज नहीं होती है। ए जी, बच्चा सब देखते हैं भुकाल रहता ही नहीं कि तनी कुछ कुछ ला के रख दे, चॉकलेट बिस्कुट सब, बस लाने तो दो साफ, है कि नहीं है? चलो यहाँ ध्यान देना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओ वायु श्वसन किसमें पाया जाएगा? ओ वायु श्वसन का एग्जाम्पल याद रखना है। किसमें? ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। पहला है ईस्ट में पाया जाएगा, और दूसरा शरीर हम लोग मानव में भी पाया जाता है ओवाई भी, लेकिन मानव में कैसे जगह पे? मांसपेशियों में। किसमें? मांसपेशियों में। तो ध्यान दीजिएगा, मांसपेशियों में है ना कैसा शोषण होने लगता है ओवाई पे, लेकिन हमेशा नहीं, अभी नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा चलिएगा फिरिएगा, ये नहीं शरीर के किसी अंग से बहुत काम कीजिएगा, जैसे खूब बॉडी बना रहे हैं, तो इस मांसपेशी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है? मुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है, मुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है, हाँ ये ना। तो इस मांसपेशी का बहुत ज्यादा यूज होगा,
तो उस कंडीशन में जब इसका ज्यादा यूज हो रहा है तो यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा चाहिए होगा, और जब ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगा और ऊर्जा का अगर पूर्ति नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा घटेगा। अगर ऑक्सीजन का मात्रा यहाँ कम हो गया तो यहाँ पर होने लगेगा ओ वायु विश्वसन, क्योंकि यहाँ पे वायु का कमी हो गया ऑलरेडी। जब ओ वायु का कमी हो गया तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, ओ वायु विश्वसन, और यहाँ पर ऊर्जा कम बनेगा और उस कंडीशन में यहाँ पे दुखेगा, क्रैम्प आएगा। हाँ ये ना, ये ज्यादा चलने से होता है। जब आप बहुत ज्यादा चल रहे हैं तो पैर का मांसपेशी बहुत काम करता है। जब बहुत काम करेगा, नो डाउट, आप बहुत देर तक पंखा चलाइएगा, बहुत देर तक कोई भी चीज चलाइएगा, ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगा। उसी तरीके से पैर का मांसपेशी बहुत देर तक चल रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, आधा घंटा तक, 1 घंटा तक, तो उस कंडीशन में वहां पे ऊर्जा का कमी होने लगेगा। ऊर्जा का कमी इसलिए हुआ क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचने लगा उतना, जिस कारण से वहां पे ओ वायु विश्वसन होने लगेगा और वहां पे आपको दर्द होने लगेगा, क्रैम्प आने लगेगा। क्या आने लगेगा, क्रैम्प। हाँ ये ना, और ये होता काहे है, तो देखो ग्लूकोज तो है शरीर में, देखो शरीर में ग्लूकोज तो है, लेकिन इस ग्लूकोज तभी टूटेगा जब ऑक्सीजन मिलेगा। अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो ग्लूकोज टूट गया, ऊर्जा मिल गया, मस्त, उसके बाद दौड़ो धूपो जो करना करो। लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला उसको, या ऑक्सीजन का कमी हो गया, तो ग्लूकोज टूटेगा, लेकिन अब ये ग्लूकोज ऊर्जा में अच्छे से टूट नहीं पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में नहीं टूट पाएगा। तो वो किस में टूटेगा, तो वो लैक्टिक अम्ल में टूट जाएगा। किस अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में। और यही लैक्टिक अम्ल के कारण पैर दुखने लगेगा, पैर टटाने लगेगा। किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। बात समझ में आ रहा है क्या। तो जब किसी भी अंग से आप ज्यादा वर्कआउट करते हैं या ज्यादा काम कर लेते हैं तो उस अंग में वायु शोषण हो जाता है, और वायु शोषण के कारण वहां पे लैक्टिक अम्ल बन जाता है, और उसी लैक्टिक अम्ल के कारण वो जो जगह है वो जगह आपका दर्द करने लगता है। तो जब आप सोते हैं धीरे धीरे शरीर आपका रिलैक्स होता है तो फिर वायु शोषण होता है। जब वायु शोषण होता है तो वापस से ये लैक्टिक अम्ल खत्म हो जाता है। क्या होता है, खत्म हो जाता है। या फिर जब उस अंग का फिर मसाज उसाज कर दीजिएगा तो वहां से लैक्टिक अम्ल क्या होने लगेगा, धीरे धीरे वापस से ऑक्सीजन उसको मिलेगा, फिर वो ऊर्जा बना के वो लैक्टिक अम्ल खत्म हो जाएगा, तो फिर वो जो दर्द था वो दर्द कम हो जाएगा आपका। इसीलिए जो अब चलने फिरने से, दौड़ने उड़ने से जो दर्द होता है, ये सीढ़ी उढ़ी में चढ़ने से वो दर्द कैसा होता है, टेम्पोररी दर्द होता है, क्योंकि उस समय लैक्टिक अम्ल बना तब तक तो दर्द कर रहा है। और उसके बाद जैसे आराम आराम कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा कुचवा उचवा लीजिएगा, मलवा लीजिएगा थोड़ा सा, हाँ ही ना, पैर बढ़िया से हाथ उत कर लीजिएगा तो फिर ठीक हो जाता है। नहीं होता है, बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं ना, तो याद रखिएगा। चलिए, तो ओवाई श्वसन में किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज किसमें टूटता है, लैक्टिक अम्ल में। किसमें, लैक्टिक अम्ल में। और अगर ईस्ट है, ईस्ट में भी ओवाई में, तो ये ग्लूकोज जो है ईस्ट में किसमें टूट जाएगा, एथेनॉल में। किसमें टूटेगा, एथेनॉल। ये एक एल्कोहल है, ये क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल बोल सकते हैं आप, शराब, ठीक है, ये एक एल्कोहल है। तो याद रखिएगा, ईस्ट में भी ओवाई विश्वसन होता है, हाँ ये ना। इसमें ग्लूकोज किसमें टूटता है, एथेनॉल में। किसमें टूटता है, एथेनॉल में। और मांसपेशियों में जो होता है वो किसमें टूट जाता है, लैक्टिक अम्ल में। तो हम ये कह सकते हैं ओवाई विश्वसन में ग्लूकोज जो है लैक्टिक अम्ल या एल्कोहल में टूटता है, लैक्टिक अम्ल या एल्कोहल में टूटता है। समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत है क्या। तो लिख, और वायु विश्वसन में किसमें टूटता है, जल्दी बताइएगा। अगर वायु विश्वसन हो रहा है तो ग्लूकोज किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड जल और, आइए यहां देखिए समझिए, अगर वायु श्वसन है, अगर वायव्य श्वसन है तो उसमें ग्लूकोज किसमें टूट जाएगा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूटेगा। एनर्जी तो इसमें भी मिलेगा। और अगर ओ वायव्य श्वसन है, तो इसमें ग्लूकोज किसमें टूटेगा, लैक्टिक, लैक्टिक एसिड या एल्कोहल, या एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। और एथेनॉल, ये एल्कोहल में कौन सा, एथेनॉल में, ठीक है ना, टूटेगा। हाँ ये ना,
जब वो लैक्टिक अम्ल बनाएगा तो वो कहां पे बनेगा? मांसपेशियों में। और ये एथेनॉल कहां बनाएगा? ईस्ट में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अच्छा, वायु विश्वसन में किसका आवश्यकता पड़ेगा? यहाँ वायु नहीं चाहिए, वायु नहीं चाहिए, और यहाँ वायु चाहिए। इसमें ऊर्जा ज्यादा बनेगा, कितना? 36 से 38 एटीपी। कितना एटीपी बनेगा? और यहाँ पे बनेगा केवल 2 एटीपी। बताओ, यहाँ ज्यादा ऊर्जा मिला कि नहीं मिला? कितना? 36 से 38 एटीपी के बीच में ये चेंज होता है कि नहीं है? 36 से 38, और इसमें कितना? 2 एटीपी, ओनली 2 एटीपी। बताओ, इसमें ऊर्जा बहुत कम मिला, उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा मिला। हाँ है ना? इसीलिए वैसा जीव जंतु जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है, जो चलता फिरता रहता है, दौड़ता धूपता रहता है, उसमें क्या चाहिए? वायु विश्लेषण चाहिए। हाँ ये ना? और ईस्ट सब में पैदाइशी ओवाई भी होता है। कहाँ लुढ़कता है, तनिक बुडू बुडू ऐसे करके बोलेगा। हाँ ये ना? हम लोग ऐसा थोड़ी। ईस्ट को तो आप देख ही नहीं पाते हैं। ईस्ट का यूज आप लोग कहाँ करते हैं, जल्दी बताइएगा? खाना वाना में, केक तेक में, केक उक में यूज करते हैं, केक में, है कि नहीं है? चलिए बताओ, इसके अंदर कौन सा श्वसन है? ओ वायु श्वसन है। कैसा श्वसन है? ओ वायु श्वसन में। तो याद रखिएगा, ईस्ट जो है ग्लूकोज को तोड़ के एथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाएगा। ये ऊर्जा कितना एटीपी रहेगा? 2 एटीपी। कितना एटीपी? 2 एटीपी। मांसपेशियों में भी वायु श्वसन हो जाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, लैक्टिक अम्ल बनाएगा, ऊर्जा 2 एटीपी बनाएगा। और 2 एटीपी से काम उसका चलेगा नहीं, इसलिए दुखने लगेगा, दर्द होने लगेगा। समझ में आया क्या? हाँ ये ना? तो बताना, और वायु श्वसन में ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल। बोलो मेरे साथ, लैक्टिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल और एथेनॉल और एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। ठीक है ना? ये 2 चीज बनता है। बोलिएगा तो सब सीखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखिए, ये जो वायु श्वसन है, इस श्वसन का हम लोग उपयोग कर लिए। देखो, अलग बात है ऊर्जा कम बन रहा है, लेकिन इसका यूज हो रहा है। एथेनॉल बन रहा है इसमें। क्या बन रहा है? एथेनॉल। है कि नहीं है? अब इस चीज का हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? तो देखिएगा ना, ईस्ट द्वारा ब्रेड और केक बनाने में, ब्रेड और जो केक होता है ना, उसमें हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं। तो ईस्ट हम लोग डाल देते हैं, मस्त मिला देते हैं अच्छे से, और उसको छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और छोड़ेंगे, ईस्ट क्या है? जीवाणु है कि नहीं है? एक जीव है। और जब इसको आप छोड़ देंगे तो ये कुछ समय के बाद धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये ऑक्सीजन नहीं लेगा, इसको ढक दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहीं रख दीजिए, उसको ढक दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। खुला छोड़ने थोड़ी बोलता है, आप ढक के रखने बोलता है। ढक दीजिए। ढकने के बाद ये क्या करेगा? बिना ऑक्सीजन के ही जो ग्लूकोज मौजूद है, ये ग्लूकोज को किसमें तोड़ना शुरू करेगा? एथेनॉल में। और एथेनॉल में तोड़ने के कारण क्या होता है? और एथेनॉल तोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है। क्या छोड़ता है? देखो यहाँ पे अभी पता है ना, ग्लूकोज में तोड़ेगा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये जो है ना, फूलने लगेगा। क्या होने लगेगा? फूलने। बीच बीच में गैप जो बन जाता है, गैप में समझिए कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से पूरा का पूरा फूल जाएगा, और उसके बाद मस्त आराम से तुम उसको भटूरा बना लो, केक बना लो, जो बनाना है बना लो। मस्त भटूरा भी इसी तरीके से बनता है। समझ में आया क्या? हाँ ये ना, केक बनाना, ब्रेड बनाना, जो तो गैप जो देख रहे हैं ब्रेड में, वो गैप कहाँ से आया? तो बोलिएगा, वायु श्वसन के दौरान ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, उस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसके अंदर गैप आया। समझ में आ गया क्या? और ये धीरे 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 एक छोटा सा लोई रहेगा, बड़ा सा टोई हो जाएगा वो। हाँ ये ना? लोई क्या हो जाएगा? टोई। हाँ ये ना? मतलब बड़ा हो जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाता है आपका किण्वन। गुड। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? किण्वन। तो अगर आपसे पूछेगा किण्वन कौन चीज है, तो कहेंगे जो चीज खरीद कीन के खाएंगे उसको किण्वन कहेंगे? नहीं। तो किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ईस्ट वायु की अनुपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। वो क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन। फर्मेंटेशन कहलाता है। और किण्वन का यूज बहुत जगह पे किया जाता है। शराब बनाने में किया जाता है, ब्रेड बनाने में किया जाता है, केक बनाने में किया जाता है। हाँ ये ना? बहुत जगह पे किण्वन का यूज किया जाता है। अगला देखो, शराब और अल्कोहल बनाने में भी इसका यूज होता है, क्योंकि अभी बताया ना एथेनॉल का बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? एथेनॉल। तो यहाँ पर क्या करता है? देखो, हम अच्छे शराब की बात कर रहे हैं।
जितना भी फ्रूट सब होता है, सब फ्रूट किसका बना हुआ? ग्लूकोज है ना, फ्रूट सब में क्या है? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, यानी उस मिठास होता है उसके अंदर, यानी समझ लो चीनी की मात्रा, यानी कार्बोहाइड्रेट है वो। तो जितना भी फल उल होता है, सब फल का रस को ले आया और रस को क्या करेगा? ईस्ट के साथ मिला के रख देगा। ए बाबू ध्यान से सुनना। तो ईस्ट क्या करेगा? उस ग्लूकोज को तोड़ेगा, किसमें? एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। हाँ ये ना। और जैसे ही एथेनॉल में टूटेगा पूरा का पूरा, तो वो बन गया शराब आपका। क्या बन गया? शराब बन गया। हाँ ये ना। तो इस तरीके से शराब बनाया जाता है। ये बन जाएगा एकदम पूरा प्योर एथेनॉल। क्या बन जाएगा? प्योर एथेनॉल। अब इसको अगर पिएगा आदमी एकदम लुढ़केगा मस्त। समझ में आया क्या? नशा नहीं रे, वही नशीला पदार्थ अब बन गया ये एथेनॉल ही। एथेनॉल अगर पीजिएगा तो नशा आएगा। एथेनॉल है नशीला पदार्थ। कार्बन चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको, केमिस्ट्री का चैप्टर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक में। अब बाहर से क्या मिलाएगा? ज्यादा से ज्यादा होगा ना, और इसको पतला कर देगा। जैसे अल्कोहल का मात्रा अगर ज्यादा रहेगा तो उसको कम कर देगा, ये चीज भले होगा। तो याद रखिएगा, शराब और अल्कोहल बनाने में यानी यीस्ट जो है ना, शर्करा को एथेनॉल में बदल देता है। किस में बदल देता है? शर्करा का मतलब क्या होता है? चीनी। शर्करा का मतलब चीनी। तो जो ईस्ट है वो शर्करा को एथेनॉल में बदल दिया, और इस तरीके से आपका क्या तैयार हो गया? एथेनॉल शराब। क्या तैयार हो गया? शराब। तो देखो शर्करा जो है, ग्लूकोज जो है, वो ईस्ट के साथ अभिक्रिया करके बना दिया एथेनॉल। देखो कितना काम का चीज है कि नहीं है? शराबी के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला देखो क्या है? दही और अन्य किण्वित खाद्य पदार्थ बनाने में कुछ सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है क्या करेगा? दही, दूध से दही बनाने में भी इसका यूज होता है। दूध से दही बनाने में भी क्या होता है? इसका यूज होता है। हाँ ये ना। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इडली सब बनाने में भी है ना, हम लोग किसका? दही सब का यूज करते हैं। तो उसका जो जीवाणु होता है, दही के अंदर जीवाणु छोटा छोटा माइक्रोबैक्टीरिया है। और ये जो जीवाणु है, देखो ये जीवाणु अच्छा जीवाणु होता है शरीर के लिए। ये जीवाणु जो है क्या करता है? फिर अवायव शोषण करता है, और वो अवायव शोषण से क्या होता है? आपका इडली सब बन जाएगा, इडली सब फूलने लग जाता है। बात समझ में आया क्या? अगर ईस्ट नहीं भी डाले हैं तो कोई दिक्कत। और अगर दूध है, दूध में अगर डालिएगा तो दही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसी तरीके से मांसपेशियों में भी इसका यूज होता है। तेज दौड़ने या भारी व्यायाम के समय ऑक्सीजन कम मिलने पर मांसपेशियों अवायव शोषण में ऊर्जा प्राप्त करती है। कैसी ऊर्जा प्राप्त करती है? अवायव शोषण से। और जिस कारण से अलग बात है, इसमें क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण मांसपेशियां क्या हो जाएगा? आपका दर्द देने लगेगा। क्या देने लगेगा? तो यहां तक कोई दिक्कत है? और वायु शोषण का कहाँ कहाँ यूज है आपको समझ में आ गया? पहला यूज कहाँ होता है? बोलिए। ब्रेड या केक बनाने में। दूसरा अल्कोहल बनाने में। दूध से दही बनाने में। ये सब जगह इसका उपयोग होता है, जिसका उपयोग और भी बहुत जगह इसका बहुत बहुत उपयोग होता है, बहुत है। आप जो मोमो खाते हैं, वो मोमो में जो बनाया जाता है ना, उसका क्या मैदा का, मैदा में ईस्ट डाला जाता है। कारण क्या है? फर्मेंटेशन। फूलेगा बढ़िया से, फर्मेंट हो पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसमें। हाँ ये ना, एथेनॉल बनेगा, तो वो बढ़िया से फर्मेंट, उसमें भी गैप आ जाएगा। तो देखिएगा छोला भटूरा में, भटूरा बनाने में, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, हाँ ये ना, इस तमाम चीजों में। तो आप देखिए जो हनी बनी, जो भी कुछ खाते हैं आप, हनी बनी टॉस बिस्किट आता है, उसमें भी गैप मिलता है। वो गैप क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकला। क्या भी निकला? कार्बन डाइऑक्साइड निकला। लेकिन निकल नहीं पाया तो उसके अंदर गैप बन गया। क्या बन गया? गैप बन गया। समझ में आया? इसलिए वो फुला हुआ नजर आता है। कैसा नजर आता है? फुला हुआ नजर आता है। चलिए, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज का विघटन यानी ऑक्सीजन की उपलब्धता के अनुसार। अब देखो, वही ग्लूकोज है, अगर उसको भरदोम ऑक्सीजन मिला तो मस्त वो टूटेगा किसमें? एटीपी में। अगर उसको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिला तो वो टूट टूट जाएगा किसमें? अल्कोहल में और लैक्टिक अम्ल में। हाँ ये ना। तो अब समझिएगा, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ग्लूकोज है, ये क्या है बाबू? आपका ग्लूकोज। समझिएगा यहाँ पे, ग्लूकोज का जो छो अणु है कोशिका द्रव में टूटकर पायरुवीट बनाता है। सबसे पहले देखो ग्लूकोज टूटता कैसे है वो समझा रहे हैं हम आपको, ठीक है ना? ग्लूकोज में कितना अणु है? कार्बन का 6 अणु है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? लिख देते कहीं पे। अरे देखो यहाँ लिखा हुआ है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ठीक है ना? C6H12O6 याद रखिएगा। चीनी का क्या होता है? C12H22O11, ठीक है? C12H22O11 चीनी का होता है। अब यहां देखिए, सबसे पहला चरण में क्या होता है, कैसे शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा में टूटता है वो बता रहे हैं। सबसे पहले जो है
कोशिका द्रव में प्रारंभिक चरण सभी कोशिकाओं में समान होता है। यानी कि अगर कोई भी शोषण हो रहा है, यानी ग्लूकोज टूट रहा है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कोशिका द्रव में। कहाँ होगा? कोशिका द्रव में। अब ये कोशिका द्रव क्या होता है? देखो, जैसे ये कोई भी कोशिका है, कोशिका के अंदर जो है ना लिक्विड भरा होता है, पता है कि नहीं? अब बीच में केंद्रक होता है, यही है कोशिका द्रव, इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। तो कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, उसी लिक्विड को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। और उसी कोशिका द्रव के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइसोसोम, राइबोसोम, हाँ ये ना, बहुत सारा उपकरण, बहुत सारा कोशिका का अंग होता है। पहला समझिएगा, सबसे पहला ग्लूकोज जो टूटता है वो कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव में टूटता है। कहाँ टूटता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में क्या होता है? कार्बन, ये जो ग्लूकोज का जो 6 कार्बन का अणु है वो टूटेगा किसमें? आपका पाइरूवेट में। किसमें टूटेगा? पाइरूवेट। पाइरूवेट किसको कहते हैं? तो 3 कार्बन वाले अणु को हम लोग पाइरूवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइरूवेट। तो दिमाग के लिए आपका ये पहला नया वर्ड है पाइरूवेट, तो इसीलिए थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहला ग्लूकोज का जो टूटना होता है, ये विखंडन होता है, वो कोशिका द्रव एक स्थान है जिस जगह पे होता है, कोशिका द्रव में होता है। उसमें क्या होता है? तो बोलिएगा ग्लूकोज का 6 अणु पाइरूवेट के 3 अणु में टूट जाता है। पाइरूवेट के 3 अणु में टूट जाता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझते चलिएगा, हम इसको है ना यहाँ पे समझाते हुए चलते हैं। ये क्या है? ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज किसमें टूटेगा? पाइरूवेट में। किसमें? पाइरूवेट। पाइरूवेट क्या है? 3 कार्बन वाला अणु है। हाँ ये ना, 3 कार्बन वाला अणु है। अच्छा, ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन वाला अणु है। कितना कार्बन वाला? 6 कार्बन वाला अणु है। अच्छा, ये घटना होता कहाँ है? वेरी गुड, जगह क्या होगा? कोशिका द्रव। समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ ये ना, ये घटना कहाँ हुआ? कोशिका द्रव। अब समझो, अब हमको क्या मिल गया? ग्लूकोज टूट गया किसमें? पाइरूवेट में। किसमें टूट गया? पाइरूवेट। अब सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अगर ऑक्सीजन वहां नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं है, तो उस कंडीशन में ये जो पाइरूवेट है, ये पाइरूवेट एथेनॉल में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? एथेनॉल में। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा और ऊर्जा भी बनाएगा, लेकिन ऊर्जा कम में बनाएगा, 2 एटीपी बनाएगा। कितना एटीपी बनाएगा? 2 एटीपी बनाएगा। हाँ ना, अगर मान लेते हैं वहां पर क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये पाइरूवेट टूटेगा किसमें? एथेनॉल में। किसमें टूटेगा? एथेनॉल में। ठीक है। अगर ऑक्सीजन वहां पर बहुत कम मात्रा में है लेकिन बहुत कम मात्रा में है, तो पाइरूवेट टूटेगा किसमें? लैक्टिक अम्ल में। किसमें टूट जाएगा? लैक्टिक अम्ल में। किसमें टूट जाएगा? लैक्टिक। अगर एकदम में नहीं है तो किसमें टूटेगा? एथेनॉल में। और अगर है लेकिन बहुत कम मात्रा में, जैसे कि शरीर में मांसपेशियां है, तो क्या ऑक्सीजन वहां नहीं है बहुत कम मात्रा में, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं उस ऑक्सीजन का बार बार चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में बहुत कम मात्रा में है, तो वो लैक्टिक अम्ल में टूटेगा। किसमें टूटेगा? एकदम इस चीज को ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? लैक्टिक अम्ल में टूटेगा और ऊर्जा मिलेगा 2 एटीपी। कितना एटीपी? 2, क्योंकि ये दोनों ओवाई शोषण है। अगर उसको भरदोम ऊर्जा मिल गया, सॉरी भरदोम ऑक्सीजन मिल गया, तो उस कंडीशन में ये पाइरूवेट जो है वो टूट जाएगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और 36 से लगभग 38 एटीपी ऊर्जा, यानी बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल जाएगा आपको। बहुत अधिक मात्रा में क्या मिल जाएगा? ऊर्जा मिल जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस आपका होगा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। तब तो अब समझिएगा, यहाँ पर, यहाँ से इतना आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ से समझ में आएगा आपको। पाइरूवेट तो हमको मिल गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर ये पाइरूवेट को, अगर इस पाइरूवेट को क्या मिला? एकदम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन एकदम नहीं मिला, मान लो एकदम ऑक्सीजन नहीं मिला, यानी कि लिख देते हैं हम यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति। अगर वायु एकदम में नहीं मिला, तो उस कंडीशन में ये जो पाइरूवेट है वो किसमें टूट जाएगा? एथेनॉल। किसमें? एथेनॉल में। और क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसमें ऊर्जा मिलेगा।
कितना एटीपी? 2 एटीपी। कोई दिक्कत? लेकिन अगर मान लेते हैं इसको वायु मिला लेकिन बहुत कम, बहुत कम वायु मिला, ऑक्सीजन इसको क्या मिला? बहुत कम मिला, तो उस कंडीशन में ये टूटेगा लैक्टिक अम्ल में। किसमें टूटेगा? लैक्टिक अम्ल में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा बनाएगा। ये ऊर्जा भी कितना एटीपी होगा? 2 एटीपी होगा। सारा चीज डिपेंड किस पे कर रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर। इसके बाद सारा चीज डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल गया, यानी वायु क्या है? यहाँ उपस्थित है, वायु की उपस्थिति। एकदम ध्यान से सुनो, अगर वायु उपस्थित है, अगर वायु उपस्थित है तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे ऊर्जा देगा। लेकिन ये जो ऊर्जा होगा ये 38 एटीपी, 36 से 38 होता है, 38 ले लिया, 38 एटीपी बनाएगा। अब ये समझ में आया? तो बताइए, और ये ध्यान दीजिएगा, अब जगह की हम बात करते हैं कि कहां कहां होगा। अगर वायु की अनुपस्थिति है, वायु है ये नहीं है, तो ये कहां होगा? कोशिका द्रव में। कहां होगा? कोशिका द्रव। वहीं टूटेगा। तब क्या करेगा भाई? टूटना है कहाँ है? यहाँ 3 पाइरूवेट हुआ तो ये एथेनॉल में टूट जाएगा, वहीं कोशिका द्रव में। ये भी कोशिका द्रव में हुआ, वो भी कोशिका द्रव में ही हो जाएगा। अगर बहुत कम है, ना के बराबर है, तो ये भी कहाँ होगा? कोशिका द्रव में ही होगा। लेकिन जब उसको भरदो में ऑक्सीजन मिल गया ना, तो ये तुरंत चल जाएगा कोशिका द्रव से। कहां अंदर चल जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया? तो आप बताइएगा, और वायु श्वसन का स्थान क्या है? कोशिका द्रव। और वायु श्वसन का? माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरूवेट कहां बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कि कोशिका द्रव में? कोशिका द्रव में। पाइरूवेट कितना कार्बन वाला अणु है? 3 कार्बन वाला। ग्लूकोज कितना कार्बन वाला अणु है? 6 कार्बन वाला। समझ में आ रहा है क्या? ये याद रखना है आपको। कोई दिक्कत? तो ये इस तरीके से 3 चरण में बट गया। तो वही 3 चरण को यहाँ पे आपको समझाया गया है। फोटो से नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से, तो इस तरीके से समझिए, और नहीं तो इस तरीके से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज कितना कार्बन अणु से बना है? 6। ये कोशिका द्रव में किस में बदलेगा? पाइरूवेट में। किस में बदलेगा? पाइरूवेट में बदलेगा। अब यहाँ पाइरूवेट बन जाने के बाद ये डिसाइड करेगा, अगर एकदम में ऑक्सीजन नहीं है उसके पास, है ये नहीं है, तो ईस्ट में ये बनाएगा एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। 2 एटीपी बनाएगा यहाँ पे। कितना एटीपी? 2 एटीपी बनाएगा। अगर उसके पास ऑक्सीजन का अभाव है, यानी कम मात्रा में है, तो वो लैक्टिक अम्ल बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा। यहाँ भी 2 एटीपी। ऊर्जा कितना बनाएगा? 2 एटीपी। लेकिन अगर ऑक्सीजन है भरदम मात्रा में, तो ये फिर कोशिका द्रव से उठ के कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। वही बगले में, कोशिका द्रव के जस्ट बगल में, कोशिका द्रव में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और वहां क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और ये ऊर्जा जो होगा सबसे ज्यादा मात्रा में 38 एटीपी होगा। कितना एटीपी होगा? ये बात समझ में आ गया? वायु श्वसन और वायु श्वसन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कहते हैं, एकदम बिखिया के इंपॉर्टेंट। और ये आपको याद रखना, ये बनाने के लिए आना चाहिए। तो घर जाइए, आंख कान मूंद करके बढ़िया से इसको बनाइए। अभी नहीं बोलिए आंख कान मूंद लेंगे कैसे बनाएंगे, पहले सोचिए, समझिए अच्छे, उसके बाद बनाइए। समझिए, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला ग्लूकोज पहले 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में टूटता है। फिर पाइरूवेट डिसाइड करता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एथेनॉल, ऑक्सीजन बहुत कम है तो लैक्टिक अम्ल, ऑक्सीजन भरदोम है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। बात खत्म। अरे हाँ, ये ना आप पॉकेट में हाथ डाले देखे पचटकिए है तो बिस्कुटे सब ना खा पाइएगा। हाँ, ये ना औकात के हिसाब से ना आदमी काम करता है। बिस्किट खा लेगा, कुरकुरे खा लेगा, यही खा लेगा, और कौन चीज खाएगा? जब देखा 10 टका से ऊपर है, जाके समोसा खा लेगा, गुपचुप खा लेगी। हाँ, ये ना 30-40 टका है, एक प्लेट मोमो आ जाएगा।
ढेर पैसा है तब तो मोमो भी आ जाएगा, गुपचुपो खा लेंगे, चाउमीनो चाप लेंगे, तब तो बात समझ में आ रहा है क्या? तो उसी तरीके से यहाँ पर है, ऑक्सीजन अगर एकदम नहीं है, मजबूरी एथेनॉल, है कि नहीं है? एक तरीके से और याद रख सकते हैं, बेचारे के पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के बिना कुछ हो सकता है क्या? मान लो किसी के लिए, किसी की कन्या जो है, यानी वाइफ जो है ऑक्सीजन के समान है ना, बहुत प्यार करता है बेचारा वो अपनी वाइफ से, अगर उसकी वाइफ छोड़ के चल जाएगी उसको मन लगेगा? वो तो बेचारा एकदम खा पी 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 पा के पड़ल रहेगा इधर उधर, हाँ ये ना? तो याद रखिए, पिएगा कौन चीज? एथेनॉल। एकदम जब अभाव रहेगा, किसी एकदम नहीं रहेगा, तो पी पा के पड़ल रहेगा ना, तो याद रखिएगा, हाँ ही ना? जब तनियो मनी रहेगा, मान लो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन रहेगा तनियो मनी, तो उस कंडीशन में क्या बनाएगा? लैक्टिक अम्ल। क्या बनाएगा? लैक्टिक अम्ल। दर्द होगा उसको, है कि लैक्टिक अम्ल में मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, और जब बहुत मात्रा में, तब तो टेंशन ही नहीं है ना? सुखी संपन्न परिवार अर्थी से टीपी का, है कि नहीं? ऊर्जा बनाए अर्थी से टीपी। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, आगे देखिए। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है, वायु श्वसन और वायु श्वसन में अंतर। अब हमको अंतर पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, आप लोग अपने से बना दीजिएगा, अंतर लिख लीजिएगा। पहला अंतर बताइएगा, वायु श्वसन ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ, इसको हम अलग से बताएंगे, इसमें ऑक्सीजन चाहिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। चलो, इसका प्रारंभिक चरण कोशिका द्रव में तथा आगे का चरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पहला चरण का मतलब समझ में आया है? देखो, इसका जो पहला चरण हुआ, ये कहाँ हुआ? कोशिका द्रव में। अब देखो, वायु श्वसन का बात हो रहा है, तो ये वाला लेंगे, तो दूसरा चरण इसका कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि वायु श्वसन में पहला चरण कहाँ हुआ? कोशिका द्रव में, लेकिन दूसरा चरण कहाँ हुआ? बकलोलिया कहीं का। वायु में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होगा? दूसरा चरण कोशिका द्रव में होगा। इसका पहला दूसरा सब कहाँ होता है? कोशिका द्रव में ही होता है। तो याद रखिएगा, तो इसका पूरा प्रक्रिया, या पूरा क्रिया कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, यानी पूरा का पूरा ग्लूकोज टूटता है ऊर्जा में, लेकिन इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यानी आधा आधा, यानी कम में टूटता है, पूरा नहीं टूट पाता है। टूट पाता है? नहीं, वो वायु श्वसन में। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, लेकिन इसमें एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक अम्ल बनता है। बताओ, यही ना बताए थे अभी हम, वही चीज लिखा हुआ है। इसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, इसमें कम ऊर्जा प्राप्त होता है। इसमें 36 से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। वायु श्वसन का उदाहरण क्या है? मनुष्य। ये तो अंतर में लिखिए या न लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आता है। वायु में क्या आएगा आपका? 2 याद रखिए, ईस्ट, कुछ बैक्टीरिया और मांसपेशी। तो ये समझ में आया? बोलो हाँ, ये ना? वायव्य और वायव्य में आप लोग को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? वायु श्वसन क्या होता है, वायु श्वसन क्या होता है? कोई समस्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है? अगर यहां तक समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, ठीक है? नहीं तो एक बार फिर से वापस से आप इस क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है? अब आप लोग का नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि पौधे में किस प्रकार से श्वसन होता है पौधे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे श्वसन मार्ग, कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो किस तरीके से हवा कहां कहां से होके जाता है। जैसे पाचन के लिए पाचन मार्ग पढ़े थे ना, कि भोजन आहार नाल, जिसको हम लोग बोले थे आहार नाल, किधर किधर से भोजन जाता है, उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि कहां कहां से होकर के शरीर के कौन कौन से अंग से होते हुए ऑक्सीजन जाता है, और ये किस तरीके से काम करता है हमारे शरीर में, और किस तरीके से काम करता है पेड़ पौधे में। जैसे मानव के लिए ऑक्सीजन, मानव के लिए जो श्वसन के लिए अंग है वो है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। मछली के लिए क्या है? गिल्स। सबके लिए अलग अलग अंग होता है। तो उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।